Hello students, welcome to AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes. आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पाचन तंत्र का टॉपिक चल रहा था और हमने उसका पूरा बेसिक जान लिया था कि हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो सेक्शन रह गया था उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था वो हम एक बार देख लेते हैं। यदि आप में से किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो प्लीज उसे अटेंड करिएगा, ताकि आपको चीजें थोड़ा बेसिक से समझ में आ जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि डाइजेशन जितने भी पार्ट में कंप्लीट होता है या किन किन जगह पर जाकर डाइजेशन होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वो दो क्लासेस भी जरूर देखिएगा। आज की क्लास में सबसे पहले हमारे सामने है बाइल जूस, हिंदी में जिसे हम पित्तरस कहते हैं। पित्तरस हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने ना आपको एक डायग्राम बताया था, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और मैं आपको ये बता सकूं कि आगे भी हमें क्या क्या पढ़ना है। और उस डायग्राम की हेल्प से भी आज हमें कई सारी चीजें जाननी है। तो चलिए एक बार फिर से बनाते हैं हम हमारा डायग्राम। तो मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है ना। और माउथ के बाद कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और वहां से कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। किसकी मदद से जाता है, तो ये एसोफेगस की हेल्प से जा रहा था, ये भी हमने देखा था। फिर हमने जाना था कि आहार जो ग्रास नली होती है उसमें डाइजेशन नहीं होता है, ऐसा भी हमने जाना था। फिर मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां से किसी भी तरह के कोई भी एंजाइम्स नहीं निकलते हैं, इसलिए वहां से कोई डाइजेशन नहीं होता। केवल वो क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा हमारे फूड को पुश करता है और पुश करके हमारे अमाशय में पहुंचाता है। तो कुछ इस तरीके की चीज को मैंने आपको बताया था। अंदर वाला जो ये सेक्शन होता है, मैंने आपसे कहा था कि इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी कौन सी आंत थी, छोटी आंत कहलाती है। सांप की तरह इसे मत बनाइएगा, थोड़ा सा मिलता जुलता हो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि लगे तो कि हाँ आंत ही बनाई है, लगे तो कि हाँ इंटेस्टाइन ही बनाई है, कुछ और नहीं बनाया है ना। तो ये हमारे शरीर में आंत का कुछ स्ट्रक्चर है। छोटी आंत जिसे हम कहते हैं, ये आपका अपेंडिक्स हो जाएगा। तो वो सारे ऑर्गन्स बना लेते हैं जो अभी हमारी डाइजेशन में हेल्प पहले तो कर चुके हैं और जिनकी आज हमें जरूरत पड़ने वाली है, सब बनाते हैं। चलिए नाम देते हैं अब हम। सबसे पहली चीज तो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये माउथ से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे मुख का हिस्सा है, ये माउथ से स्टार्ट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं, है ना। एसोफेगस ये है और ये हमारा क्या है, तो इसे हम लीवर बोलते हैं हिंदी में, जो कि क्या कहलाता है, यकृत कहलाता है। नेक्स्ट इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा स्टमक है, जो कि क्या कहलाता है, अमाशय, जो कि अमाशय कहलाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा है पैनक्रियास, इसे हम पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। ये हमारा है गॉल ब्लैडर, इसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जो कि कहलाता है पित्ताशय, जो कि पित्ताशय कहलाता है ना। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में जानना है। ऊपर का सेक्शन तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। ये हमारी कौन सी इंटेस्टाइन है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसे हम हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। और ये हमारी कौन सी इंटेस्टाइन है, अंदर वाली, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन,
जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। इसी में यहाँ पर ये अपेंडिक्स भी है। ये क्या कहलाता है? अपेंडिक्स है, जिसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। ये हमारा एनस वाला सेक्शन है, जिसे हम गूदा बोलते हैं। तो आज थोड़ा जल्दी डायग्राम बनाया है मैंने। क्यों बनाया है जल्दी? क्योंकि इसके पहले मैं आपको बनाना सिखा रही थी और कैसे कैसे डाइजेशन होता है वो भी बता रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया था ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। सो मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। मैंने बताया था डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी डाइजेशन में हेल्प करेंगी। फिर आपका फूड एसोफेगस से होता हुआ किस में जाएगा? स्टमक यानी कि आमाशय में जाएगा, जहां पर एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहां पर म्यूसिन लेयर या मैं कहूँ म्यूकस और इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, जिससे कई तरीके के जूस निकल रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था इसके आगे की कहानी में, शायद मैंने ये नहीं बताया भी है ना, बस एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, बट आज की क्लास में हमें ये पूरा पढ़ना है। लीवर कैसे वर्क करता है, गॉल ब्लैडर कैसे वर्क करता है, पेनक्रियास कैसे करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हम जानेंगे कि आमाशय से जो खाना है वो छोटी आंत से होता हुआ कैसे बड़ी आंत में जाता है, और जब वो छोटी आंत में होता है तो कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 सेक्शन है जो आपकी हेल्प करेंगे। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। ये तीनों कई बार नाम से पहचानने को आ जाते हैं कि ये किस इंटेस्टाइन का सेक्शन है, किस आंत का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये किसका हिस्सा है? छोटी आंत का हिस्सा है। किसका है? छोटी आंत का हिस्सा है। मैंने अभी आपको जो डायग्राम बना के बताया था उसमें ये कहां पर पाए जाते हैं, मेनली इनकी लोकेशन क्या होती है, मतलब छोटी आंत के जो ये तीनों हिस्से हैं वो किन किन जगह पर होते हैं, ये भी जरा सा आप देख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि ड्यूडेनम कहां पर मिलेगा, जेजुनम कहां पर मिलेगा और इलियम कहां पर मिलेगा। ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज की ड्यूडेनम कहां होता है, वो यहाँ ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है, इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। हिंदी में ना ये ग्रहणी कहलाता है। बीच वाला जो ये सेक्शन है ना, इसे हम बोलते हैं जेजुनम। ये क्या है हमारा? जेजुनम। फाइनल डाइजेशन यहीं पे ही होता है। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हमारा कहलाता है इलियम। ध्यान रखिएगा कि ये छोटी आंत के भी 3 हिस्से हैं, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। जैसे ड्यूडेनम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जब भी फूड जाएगा तो लीवर और पेनक्रियास हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे तो हम जानते हैं, लीवर से निकलता है बाइल जूस जिसे हम पित्त रस कहते हैं। पित्त रस यहाँ पर हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा ड्यूडेनम वाले पार्ट में। इसके अलावा पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, अग्नाशयी रस निकलते हैं, वो भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे इसी सेक्शन में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम की कहानी। जैसे ही भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, ग्रहणी मतलब समझ रहे हैं, ड्यूडेनम में पहुंचता है, यकृत से पित्त रस उसमें मिल जाता है और पित्त रस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय में बदल देता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कौन सी चीज हेल्प करेगी? बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में पित्त रस कहते हैं। जैसे ही हमारा फूड कहाँ पहुंचेगा? ड्यूडेनम में। बाइल जूस आएगा और ड्यूडेनम में आकर मिल जाएगा। अब यहाँ तक हमारा फूड पता है किस फॉर्म में था? एसिडिक फॉर्म में। किस फॉर्म में था? एसिडिक फॉर्म में था। तो यहाँ पर बाइल जूस काम क्या करता है? हमारे उस फूड को एसिड से किस में, एसिडिक फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देता है? तो ये उसे अम्लीय से कन्वर्ट कर देता है। किस में? तो ये उसे अम्लीय से एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है ना, यानी कि अम्ल से क्षारीय रूप देता है। अम्लीय रूप किसने दिया था? तो वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने दिया था। और क्षारीय रूप किसने दिया है? तो वो क्षारीय रूप दिया है बाइल जूस ने। कहां पर दिया है? छोटी आंत में दिया है। छोटी आंत के किस हिस्से में दिया है? ड्यूडेनम में दिया है।
किसकी हेल्प से दिया है? लीवर में बाइल जूस जो निकलता है वहां से दिया है। बाइल जूस की कहानी आगे और भी आपको सुनने को मिलेगी, बट सुनिएगा, बाइल जूस हमारी तरह तरह से हेल्प करता है। जैसे ये निकलता कहाँ से है? लीवर से है। ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। और ये वर्क कहाँ करता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस भोजन के साथ मिल जाता है, जिससे 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक तो पैनक्रियाज इसमें हेल्प करेगा और दूसरा लीवर हेल्प करेगा। लीवर से बाइल जूस ने हेल्प करी और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करते हैं। पैनक्रियाज से कौन हेल्प करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। पूछे जाते हैं कि इससे कौन कौन से जूस निकलते हैं, तो ट्रिप्सिन निकलता है, अमाइलेज निकलता है और लाइपेज निकलता है। क्या इनके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं? क्या ये भी पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, लाइपेज क्या काम करेगा, एमाइलेज क्या काम करेगा? बिल्कुल पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन और पेप्टोन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। इससे पहले भी हमने प्रोटीन का डाइजेशन देखा था और वो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन के द्वारा देखा था। अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी क्या कर रहा है? तो ये प्रोटीन और जो पेप्टोन्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? तो आप इसे पॉलीपेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड समझ सकते हैं, इनमें कन्वर्ट कर देता है। और ये कन्वर्ट क्यों कर रहा है? ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि हम न्यूट्रिशंस में तरह तरह की चीजें खाते हैं, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं। अब प्रोटीन में भी तो बहुत कुछ होता है, जरूरी थोड़ी ना कि उसका डाइजेशन एक ही बार में आ जाए। अब बार बार प्रोटीन से बनी कोई चीज खाओगे तो डाइजेशन होता क्या है? जहाँ कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ क्या होता है कि हमने देखा था पेप्सिन ने भी प्रोटीन का डाइजेशन किया था। सबसे पहले तो स्टमक में ही हुआ था, फिर कहां पर हुआ? तो जो हिस्सा रह गया था, जैसे पेप्सिन ने क्या किया था? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया था। तो ये ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? उस प्रोटीन और पेप्टोन को ही किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड में, ताकि जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट है उसके बाद एमाइलेज। एमाइलेज भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने आपको माउथ में पढ़ाया था, टाइलिन के बारे में पढ़ाया था, है ना। एक टाइलिन एंजाइम निकलता है और एक अमाइलेज निकलता है, दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। ध्यान रखना कहाँ से क्या निकल रहा है। एमाइलेज क्या काम करता है? तो ये स्टार्च को घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, उसे परिवर्तित कर देता है। घुलनशील शर्करा को इंग्लिश में हम सॉल्युबल शुगर कहते हैं, जो इजीली क्या करे? घुल जाए या डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर एमाइलेज ने क्या किया है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया है? शुगर यानी कि शर्करा में। लाइपेज क्या काम करता है? तो ये इमल्सीकृत वसा को, ये इमल्सीकृत वसा को यानी कि इमल्सीफाइड फैट्स जो होते हैं उसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरी कहानी किसके बारे में है? तो ये है छोटी आंत के बारे में। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। जब भी बात किसकी आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की आएगी। जब भी बात किसकी आए? स्मॉल इंटेस्टाइन की आए। ध्यान रखना कितनी चीजें सपोर्ट में रहेंगी आपके। तो यहाँ पर ड्यूडेनम वाले पार्ट में, यहाँ पर भी किस वाले पार्ट में? ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ग्रहणी वाले हिस्से में, ग्रहणी वाले हिस्से में दो चीजें आपकी हेल्प करेंगी। और वो दो चीजें कौन कौन सी है? तो एक तो आपका होगा लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं, और एक क्या होगा? पैनक्रियाज। एक होगा पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। ये शॉर्ट नोट्स बनवा रही हूं मैं आपके, ताकि आपको ध्यान रहे। लीवर से कौन सा जूस निकलता है? तो इससे बाइल जूस निकलता है, इससे बाइल जूस निकलता है, यानी इससे पित्त रस निकलता है ना। और यहाँ से क्या निकलते हैं? 3 तरीके के जूस निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। कौन कौन से? तो एक तो निकलता है ट्रिप्सिन, और एक निकलता है एमाइलेज, और एक निकलता है लाइपेज, है ना। अब ये सब क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब आप जान चुके हैं। केवल और केवल मैंने आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये इसलिए बताया है ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे कैसे वर्क हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद अब हम जेजुनम की तरफ। छोटी आंत में अब हमारा फूड कहाँ जाएगा? तो ड्यूडेनम वाले पार्ट से छोटी आंत का बीच का जो हिस्सा होता है, जिसे हम जेजुनम कहते हैं। तो जेजुनम यहाँ पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है।
मतलब यहाँ पर फाइनली डाइजेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ डाइजेशन होगा कंप्लीट और पचे हुए भोजन का अवशोषण शुरू होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है या जो अवशोषण की अगर बात होगी, एब्जॉर्प्शन की बात होगी, तो वो छोटी आंत में सबसे पहले जैजुनम करेगा। छोटी आंत की दीवार से आंतों का रस स्रावित होता है जो कि तरह तरह के एंजाइम्स हमको देता है। अब क्या होता है कि डाइजेशन यहीं पर ही ओवर हो रहा है, तो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं या हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से उससे भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारा फाइनल डाइजेशन कर देते हैं। तो अब यहाँ से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, एक तो एरेप्सिन निकलता है, एक माल्टेज निकलता है, एक सुक्रेज निकलता है, लैक्टेज निकलता है और एक लाइपेज निकलता है। लाइपेज हमने इससे पहले दो जगह और पढ़ा है। हमने इसे और कहां कहां पर पढ़ा है, तो मैंने आपको इसे लाइपेज को और कहां कहां पर पढ़ाया है, तो ये हमने देखा था कि ये गैस्ट्रिक जूस से निकला था, अग्नाशयी रस या जठर रस से निकला था, है ना, अग्नाशयी नहीं जठर रस इसे बोलेंगे। और इसके अलावा पेंक्रियाटिक जूस, अब बोलेंगे अग्नाशयी रस। पेंक्रियाटिक जूस से भी क्या निकलता है, तो इससे भी लाइपेज निकलता है ना। चलो, सबसे पहली चीज तो एरेप्सिन क्या काम करता है, तो अब जो प्रोटीन रह गया है और जो पेप्टोन है उसे भी सबसे अंत में अमीनो एसिड में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है माल्टेज, क्या करता है, तो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि चाहे माल्टोज हो, सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, ये सब कार्बोहाइड्रेट के एक तरीके से रूप होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ही है। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रेज क्या करता है, तो ये सुक्रोज को और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज क्या करता है, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज क्या करता है, तो ये एमल्सिफाइड वसा जो है उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट हो चुका है, बट डिटेल में पढ़ना था, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से जाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। घबराइएगा नहीं, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ना ये भी बताऊंगी कि जब हमें कई बार ऑप्शन समझ में नहीं आते तो फिर कैसे हमें आंसर्स निकालना होगा, है ना। जब ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे तो कैसे आंसर निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, इलियम वाले सेक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फाइनल एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन क्या होता है ये हम जानते हैं। तो पचे हुए भोजन का रक्त में मिल जाना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत या इलियम की दीवार में पाए जाने वाले विली के माध्यम से होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे अंत में जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है, या मैं इसे डाइजेस्टेड फूड कहूंगी, जो भी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, जो भी न्यूट्रिशंस होंगे, पोषक तत्व होंगे, वो फाइनल एब्जॉर्प्शन कहाँ पर जाकर कर देंगे, इलियम में जाकर करेंगे। अब इलियम में क्या होता है, विली पाई जाती है। विली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, विली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उनकी दीवारों पर ये कुछ इस तरीके से पाई जाती हैं, अंदर की साइड विली, है ना, अंदर की साइड क्या पाई जाती है, विली। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, छोटी आंत है ना, जैसे ये क्या है हमारी छोटी आंत। अब क्या होगा कि डाइजेशन ठीक तरीके से हो जाए और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आगे की ओर जाए, है ना, तो ये इसके अंदर क्या पाई जाती है, विली पाई जाती है, जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। ये आगे और पीछे दोनों ही साइड होंगे ना, ऊपर नीचे मतलब, तो ये पूरी छोटी आंत में होती है। तो कभी भी ये शब्द आ जाए तो ये मत कहना ये कहाँ से आ गया है, ये हमारी छोटी आंत में ही पाया जाता है, अंदर के हिस्से में होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन क्या होता है, तो शरीर में अवशोषित भोजन का उपयोग जो है वही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है ना। अवशोषित भोजन का, एब्जॉर्ब्ड जो फूड होता है उसका जो उपयोग करना ही हमारे शरीर के द्वारा क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। दैट्स इट, ये हमारा एलियन का काम हो गया। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 सेक्शन होते हैं। छोटी आंत में पाचन हो चुका है कंप्लीट, अब बचेंगे केवल और केवल वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ, जो कि कहाँ कहाँ जाएंगे, सेकम, कोलन और रेक्टम में।
सीकम छोटी आंत को बृहदांत्र से जोड़ा जाता है। मतलब बेसिकली क्या काम करता है, सीकम क्या काम करता है, तो ये छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम करता है। कहाँ कर रहा है, तो देखिए जो सीकम होता है ना वो इस वाले सेक्शन में होता है, यहाँ पर। तो अब ये क्या करेगा, छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ेगा, टी जंक्शन का काम करता है। यहीं पर ही क्या पाया जाता है, सीकम। यहीं पर ही क्या पाया जाता है, सीकम। पर हम जहां पढ़ रहे हैं वहीं से देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ ऐसा हमारा ये सेक्शन था। अब तो आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा ना। चलिए ध्यान से देखें। तो हमारा जो ये वाला सेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा सिक्कम होगा, सीकम। और सीकम की बात करें तो ये छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम करता है, जिसे हम टी जंक्शन भी बोलते हैं। लिख भी लेना यहाँ पर कि ये क्या काम करता है, तो ये टी जंक्शन का काम करता है। मतलब छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का ये काम करता है। ये वाले सेक्शन में ना कूलन पाया जाता है। कूलन भी ना 3 तरीके के होते हैं, बट आप केवल कूलन ध्यान रखो। यहाँ पर रेक्टम होता है, और सबसे नीचे ये वाला सेक्शन आपका एनस होता है, फाइनली जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो कूलन क्या काम करता है, तो ये आरोही बृहदांत्र की भूमिका अपाचय सामग्री से शेष पानी और अन्य प्रमुख पोषक तत्वों को अवशोषित करना और इसे मल बनाने के लिए ठोस बनाना। ये लाइन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, तो ध्यान से सुनो। इसने छोटे हाथ को बड़े हाथ से जोड़ दिया था। अब ये कूलन क्या करेगा, तो जो हमारी सबसे जो अंत में वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, उसमें जो वाटर होता है, उसमें जो पानी होता है, या कोई न्यूट्रिशन वाली चीज रह गई हो, तो उसे हमारे शरीर में पहुंचा देना, जो कि बहुत ही कम मात्रा में रहती है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम मात्रा में यूज्ड वाली चीजें होती हैं, सब वेस्ट होता है। अब वो वेस्ट भी ना पूरे ड्राई के फॉर्म में ही बाहर निकले, हमारे शरीर से लिक्विड के फॉर्म में पूरा बाहर ना निकले, कि ड्राई के फॉर्म में निकले, तो उसके लिए फाइनल वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो कूलन में होता है। ये पानी के अवशोषण का सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। फिर जो हमारा ड्राई वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो रेक्टम में चला जाता है, जो पाचन के बाद खराब चीजों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। फिर किस पर्टिकुलर सेक्शन से ही बाहर निकलता है, तो एनस से निकलता है। 2 तरीके से निकलता है। एडल्ट में कैसा निकलेगा, वॉलेंटरी निकलेगा। अगर इसी के बारे में बात करें तो ये 2 तरीके से निकलता है। अगर कोई एडल्ट है यानी कि कोई वयस्क है, अगर कोई एडल्ट यानी कि वयस्क है, और अगर कोई चाइल्ड है यानी कि कोई बच्चा है, तो ये अलग तरीके से निकलेगा। एडल्ट में कैसे निकलेगा, वॉलेंटरी होता है। एडल्ट में कैसा होता है, वॉलेंटरी होता है, यानी ऐच्छिक होता है। और बच्चों में कैसा होता है, इनवॉलेंटरी होता है। इनवॉलेंटरी यानी कि अनैच्छिक होता है। दैट्स इट। यहाँ पर है आपका डाइजेशन की जितनी भी चीजें बतानी थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दी है। चलो नेक्स्ट आते हैं पैनक्रियास। डाइजेशन हो चुका है, अब पैनक्रियास कैसे वर्क करता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो इसमें हमें जाननी है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अब ये मत सोचना कि इतना पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और कोशिश करना है कि प्रॉपर नोट्स बना बना के लिखो। ऐसा नहीं कि पीडीएफ मिल जाएगी तो बस पीडीएफ मिल गई है उसको देख लेंगे पढ़ लेंगे, तो ऐसे तो 1000 पीडीएफ हमारे पास रहती हैं, बट खुद के नोट्स खुद के ही होते हैं, इतना समय बर्बाद नहीं होता है। जब नोट्स होते हैं तो कभी भी चलते फिरते हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखो इस चीज का। और पेनक्रियास के बारे में जानते हैं, अग्नाशय के बारे में। सबसे बड़ी चीज की मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर होती है, यानी कि यकृत होती है। और ये कौन सी ग्रंथि है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बारे में और जानते हैं। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड भी है। ये मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है ना। पैनक्रियास कौन सी ग्लैंड है, तो ये है एक मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है ये, यानी कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट, इससे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 98% क्या होता है, वाटर होता है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें सॉल्ट आ जाएंगे।
और उसमें कुछ एंजाइम्स भी आते हैं। अब पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? पैनक्रियास का स्ट्रक्चर ये आपके सामने है, ये गॉल ब्लैडर होता है ना, और ये वाला जो पूरा हिस्सा ये पैनक्रियास का हेड हो जाएगा, ये उसकी बॉडी और ये उसकी टेल हो जाएगी। और इसके अंदर क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं। तो ये पूरा पैनक्रियास का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। ये क्या निकल के जा रहा है? तो ये आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है जो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये वाला सेक्शन एलिमेंट्री कैनाल ही आपकी कहलाएगी। सो अग्नाशय से कौन कौन से रस निकलते हैं मैंने आपको अभी बताया। एक तो निकलता है ट्रिप्सिन, है ना, और एक निकलता है एमाइलेज, और एक निकलता है लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो मेन डाइजेस्टेड फूड जो है वो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, इसको बचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो वो तो हमने पढ़ा ही है कि तीनों किस चीज का डाइजेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का, है ना। इसलिए इसे हम पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन होते हैं। न जाने कितनी बार इस लाइन से ही क्वेश्चन आया है कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो मेनली प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। सो ये है आपका पैनक्रियास का कुछ स्ट्रक्चर, जिसकी मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि सबसे पहली चीज की ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि ये अंतःस्रावी भी है, बहिर्स्रावी भी है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड है, और इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं, इससे जूस या रस भी निकलते हैं, सारी चीजें इससे होती हैं, इसलिए ये मिक्स्ड ग्लैंड है ना। और हमने क्या देखा, इससे पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से निकलते हैं, और उनमें इसमें 98% वाटर, 9.8% वाटर होता है। बाकी रिमेनिंग सेक्शन में क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं और दूसरी अदर चीजें होती हैं। या मैं कहूँ कुछ एंजाइम्स होते हैं अदर पार्ट्स में। एंजाइम का परसेंट ज्यादा होता है तभी तो डाइजेशन हो पाएगा ना। और इसमें 3 तरह की चीजों का मेनली डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। और ये बेसिकली क्या होता है? एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। पित्ताशय एक नाशपति के आकार की थैली होती है। ये पियर शेप्ड होता है। ये किस तरीके की थैली होती है? तो ये एक नाशपति के आकार की थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जो है वो जमा होता है। पित्त नली के माध्यम से पित्ताशय से ग्रहणी में आता है। ध्यान से सुनिएगा, बात चल रही है यहाँ पर कि पहली चीज तो इसका आकार कैसा होता है? तो ये नाशपाती के आकार की थैली जैसा होता है। ये देखो ना, थैली जैसा ही तो है ना। यही क्या कहलाता है? तो यही है गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय कहलाता है, जिसमें यकृत। अच्छा, इस लीवर से क्या निकलता है? तो ध्यान रखना कि इससे निकलता है बाइल जूस। अब कहानी फिर से सुनो, इससे क्या निकलता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? तो ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। निकलता कहाँ पर से है? तो लीवर से, और जाकर संग्रहित कहाँ पर, स्टोर कहाँ हो जाता है? गाल ब्लैडर में। और ये वर्क कहाँ करता है बाइल जूस? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है ना। क्या बोल रहे हैं कि जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है, बाइल यहाँ पर स्टोर होता है, और जिससे पित्त नली के माध्यम से ही पित्ताशय से ग्रहणी में पहुंचता है। पित्त नली के माध्यम से किस में पहुंचेगा? पित्ताशय में, और वहीं से ही किस में पहुंचेगा? ग्रहणी यानी कि आपका ड्यूडेनम वाले सेक्शन में। ग्रहणी में पित्त का स्राव प्रतिवर्ती क्रिया करती है। प्रतिवर्ती क्रिया को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ये उसके द्वारा होती है। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली ये सडन होने वाली एक तरीके की क्रिया होती है जो हम सोच भी नहीं सकते, सोचने के पहले ही हो जाती है, बाद में हमको पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। ये अल्कलाइन होता है या फिर एसिडिक होता है? तो ये अल्कलाइन होता है ना। इसका कलर ध्यान रखना जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पीले हरे रंग का होता है, जिसकी पीएच कितनी होती है? तो 7.7 होती है। और इसके अलावा इसमें 85% क्या होता है? वाटर होता है, और 12% क्या होता है? तो 12% वाटर पिगमेंट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? गाल ब्लैडर, जिसका डायग्राम हमने देखा है। इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और देखिएगा कि ये मेन काम क्या करता है। तो ये हमारे भोजन के साथ जो क्षारीय बनता है उसको अग्नाशयी रस, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, और अग्नाशयी रस काम कर सके उसके योग्य
बनाता है। मतलब क्षारीय इसलिए बनाएगा ताकि पैनक्रियाटिक जूस से, पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेशन कर सके। क्योंकि अब हमारा जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ी ना चाहिए, ये किस में चाहिए, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में चाहिए, तो ये अल्कलाइन करने का यहाँ पे काम करेगा। ये भोजन के साथ आने वाले जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उसको मारने का काम भी करता है। ये वसा का पायसीकरण करता है, आंत की मल त्याग को तेज करता है, जिससे भोजन के पाचक रस अच्छे से जाकर उसमें मिल सके। यानी कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसे और भी ज्यादा फास्ट करता है, ताकि जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एंजाइम से वो जाकर उससे मिल सके और वेस्ट टू प्रोडक्ट इजीली बाहर निकल सके। नेक्स्ट है ये वसा में मिश्रित विटामिन के और अन्य विटामिनों के अवशोषण में भी सहायक होता है। मेनली ध्यान रखना, अगर यहाँ मेंशन किया है विटामिन के, तो ये विटामिन के और दूसरे जितने विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। विटामिन के का काम क्या होता है, सो ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ये किस चीज में हेल्प करता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बाइल जूस की तरफ। सबसे स्टार्टिंग में ये इसलिए मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं आपको सबसे लास्ट में इसके बारे में बता सकूं, जब हम पूरा पढ़ लें कि ये निकलता कहाँ से है। तो अब भी मैंने आपको बताया था लीवर से निकलता है, यानी इसका निर्माण लीवर में होता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। काम कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पीएच वैल्यू 7.8 होती है। किसी तरह के कोई एंजाइम्स इससे नहीं निकलते हैं। वाटर का परसेंट 85% होता है, लगभग 12% इसमें एंजाइम्स होते हैं। और ये काम क्या करता है, तो वसा का पायसीकरण करने का काम करता है, उसको एमल्सिफाइड करता है। इससे कुछ पिगमेंट निकलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बिलिरुबिन होता है और एक बिलिवर्डिन होता है। एक क्या होता है, बिलिरुबिन, और एक होता है बिलिवर्डिन। ये ग्रीन कलर का होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो है वो येलो कलर का होता है, बिलिवर्डिन होता है ग्रीन कलर का। ये येलो कलर का होता है, ये येलो पिगमेंट होता है। अब ध्यान से सुने इसकी कहानी। हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे येलो कलर देने का काम कौन करता है, बिलिरुबिन करता है। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को येलो कलर कौन देता है, बिलिरुबिन देता है। कभी कभी हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता, जिसके कारण हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और हमें एक डिसीज होती है जिसे हम जॉइंडिस यानी कि पीलिया कहते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर धीरे धीरे करके येलो होने लगता है। जॉइंडिस की सबसे पहली पहचान, बॉडी में येलो अगर हमें देखना है कि अगर जॉइंडिस हुआ है, पहली चीज तो वीकनेस इतनी हो जाती है कि अलग ही समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है ना। तो क्योंकि जॉइंडिस में ना शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है, उठना बैठना खाना पीना हर चीज में प्रॉब्लम होती है। आप नॉर्मल फूड तो उसमें खा ही नहीं सकते हैं, और आपकी आईज और आपके नेल्स और यूरिन के माध्यम से आप इजीली उसका पता लगा सकते हैं। या तो आपके बॉडी में जरूरत से ज्यादा वीकनेस, और दूसरा सिम्टम्स क्या है कि हमारे बॉडी में अगर चेक करना हो तो हम अपनी आईज, नेल्स और यूरिन के माध्यम से जॉइंडिस को चेक कर सकते हैं कि हाँ हमें जॉइंडिस के सिम्टम्स हैं। यूरिन नॉर्मली भी येलो निकलती है, तो कभी अगर ऐसा हो तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि अरे मुझे जॉइंडिस हो गया है। यदि आप दिन में वाटर जितना पीना है उतना नहीं पिएंगे तो एक ही दिन में आपको इफेक्ट मिल जाएगा कि आपकी यूरिन जो है वो येलो आने लगेगी। ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा थोड़ी सी कम है, जितना पानी पीना चाहिए तो उतना पानी नहीं पिया है। नेक्स्ट आते हैं बिलिवर्डिन। हमारे शरीर में ना अमोनिया भी होता है, बट वो एक विषैला पदार्थ होता है। बिलिवर्डिन क्या करता है, उस अमोनिया को जल्दी से कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। यूरिन निकलने के बाद यूरिन निकलने के बाद जो स्मेल आती है वो अमोनिया की ही आती है। अब ये बाइल सॉल्ट क्या होते हैं, पित्त लवर जिसे हम बोलते हैं। एक होता है इंडोल और एक होता है स्केटोल। तो जो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो गंध होती है, उसके पीछे कारण क्या होता है, तो वो बाइल सॉल्ट होता है, यानी कि जो पित्त वर्णक है वो इसके पीछे कारण होता है। हमारे शरीर से जो हम मल त्यागते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसके स्मेल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स इट। अब ये बाइल जूस भी होता है कंप्लीट। जितनी चीजें थी वो पूरी पॉसिबल मैंने आपको बता दी है, और डाइजेशन भी हो चुका है कंप्लीट। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यदि आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या इसके अलावा आप स्टेट ए जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजय बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को सिंगल सिंगल पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप साइंस, मैथ्स, पॉलिटी, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप हमारे रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। सो आज की क्लास करते हैं यहीं पर ओवर। अब इसके कुछ क्वेश्चन है जो हमें नेक्स्ट क्लास में करना होगा, ताकि मैं बता सकूं कि डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, और दो तीन चीजें और हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ओवर करते हैं आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।